बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सियासत है वो हमें पीक पे दिखाई देती है। बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं सियासी एतबार से। अगर देखा जाए, एक तरफ GB इलेक्शन है, फिर उसके बाद जो बजट पेश करना है वफाकी हुकूमत ने, उसके बाद तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो एक तो चलें कश्मीर के अंदर इंतखाबात होना, लेकिन उसके साथ ही उससे पहले जॉइंट एक्शन के एहतजाज, और फिर उस पर कश्मीर हुकूमत का एक्शन। उस पर डिटेल में आपको बताऊंगी भी आगे जाके कि क्या चल रहा है कश्मीर के अंदर। सो वो सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त पीक पॉलिटिकल सीज़न कहूँ या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इस वक्त जारी है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ वफाकी बजट, जैसे मैंने कहा 2026-27 इसका मामले पे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उनकी कुछ अंदरूनी एक कहानी है वो सामने आती है। और जो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान या फिर आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, वो भी एक गैर मामूली अहमियत इख्तियार करती है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की जो मैं बात कर रही हूँ वो बजट पे डेडलॉक की है। वो इस वक्त मुल्की सियासत का सबसे बड़ा एक टॉपिक ज़रूर है। इसमें जो मैंने जिक्र किया कि अंदरूनी कुछ कहानी सामने आती है, अब उस कहानी के मुताबिक पीपल्स पार्टी को ना तो बजट का मुकम्मल मुसवदा फराहम किया गया, और ये पीपल्स पार्टी का बताना है, और ना ही जो नए टैक्सेस हैं या पेट्रोलियम लेवी है, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की तफसीलात से मुकम्मल तौर पे आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी का ये सारे शिकवे शिकायत हैं कि हमें तो आगाह ही नहीं किया गया कि हुकूमत किन नई चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाने जा रही है, पेट्रोलियम लेवी से मुताल्लिक क्या हिकमत अमली है, और जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके अंदर ये बताया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके सलाह मशवरे के बाद वो तरक्याती प्रोग्राम्स जो हैं या जो उसके लिए बजट मख्तस होना है वो आफ्टर डिस्कशन ही डिसाइड किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन इस पर इत्तेहादी जमात ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अब कर दिया। अब दोनों फरीकैन के दरमियान अहम मुलाकातें भी हम देख रहे हैं कि जारी हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर वगैरह इस हाई लेवल पे या हाई एंड पर जाके ये मुलाकातें जारी हैं, और ये मामला हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी इम्तिहान बनता जा रहा है। वैसे तो पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से बाहर नहीं है, लेकिन वो हमेशा एलानिया तौर पे ये कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम तो बस एक साथ दे रहे हैं। एनी हाउ वो एक अलग डिबेट है, बट ये इस वक्त एक डेडलॉक आपको ज़रूर बजट के ऊपर नजर आता है। अब कुछ प्रोग्राम में हम आगे जाके बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पर इंतखाबात की तैयारियाँ ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। 24 के हल्के जिनमें 396 की तादाद है उम्मीदवार मैदान में, हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा चुके हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत से पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास भी करार दिया जा रहा है। अब ये जो एक इंतखाबी मुहिम है उसके अख्ताम पर सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो जनरल इलेक्शंस का माहौल होता है वो आपको GB के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तमाम टॉप लीडरशिप इस वक्त GB के अंदर मौजूद है। बाज़ इलाकों में इंतखाबी कशीदगी भी देखने को आती है, और फायरिंग जैसे कुछ वाक़यात एज यूजुअल रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी कुछ आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जहाँ पर मैंने पहले जिक्र किया कि पोलिटिकल टेम्परेचर वहाँ पर बहुत बढ़ रहा है। 9 जून को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक हड़ताल की कॉल दे रखी थी उन्होंने, आपको याद होगा, और लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल ये दी हुई थी। उसके बाद जो सिक्योरिटी है उसको इंतहाई माजरत के साथ सख्त तो कर दिया गया था। फिर इस्लामाबाद पुलिस की आपको एक इजाफी नफरी भी आज़ाद कश्मीर में देखने को मिली, जबकि हुकूमत ने शहरियों और सयाहों के लिए खुसूसी एडवाइजरी भी जारी की हुई थी। अब उसके साथ ही आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत आज कलअदम करार दे दिया है, जिसके बाद सियासी माहौल आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो चुका है। अब इस सब के दौरान वज़ीर दिफा जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबात को इंतखाबी अमल को सबताज करने की कोशिश कहा, और ये भी कहा कि ये एक सियासी ब्लैकमेलिंग है, ये उसके मुतरादिफ है, जबकि मुख्तलिफ सियासी और अवामी हलकों में इस मामले पर शदीद बहस अब भी जारी है। अब आइंदा आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, ये जो आज कलअदम करार भी दे दिया गया जॉइंट एक्शन कमेटी को, तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, ये क्या कंक्लूड हम करेंगे जब हम बात भी करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके कि ये अफेक्ट किस तरह करेगा पाकिस्तान की सियासत को, कश्मीर की सियासत को। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर बजट पे बात करना, बजट जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जिस तनाज़े का मैंने जिक्र किया वो आखिर कहाँ जाके रुकेगा। GB के इंतखाबात की भी बात के नताइज किस जमात के हक में आ सकते हैं। एक जमात जिसने सबसे ज़्यादा शिकवा किया, और वो हमेशा की तरह अपोजिशन ही है यहाँ पे भी, लेकिन
میں بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جن کا یہ کہنا ہے کہ پلینگ فیلڈ نہیں ملا. تو یہ اس وقت جو جیت ہے اس کا صحرا کون پہنے گا, کون جیتے گا؟ اور آزاد کشمیر میں احتجاج کالعدم قرار دی گئی یہ ایکشن کمیٹی اور مہاجر نشستوں کے تنازع کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہے میرے آج کے. اسے بات کرنے کے لیے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد خان نیازی صاحب نے مجھے جوائن کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو کہ اس وقت گلگت کے اندر ہی موجود ہے ملک عظمت صاحب, لیڈرشپ کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اور جو ماحول ہے اوورآل ایک کشمیر کے گلگت کے اندر اس کو بہت بخوبی جائزہ بھی لے رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, ہر چیز دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ دونوں شخصیات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. امجد صاحب, آپ سے میں آغاز کرتی ہوں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ کا جو بیان ہے اسے میں سٹارٹ کرتی ہوں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ووٹ بینک صفر ہے, ان کے اپنے جو کارکنان ہیں یا ان کے جو اپنے امیدوار ہیں وہ پورے ہی نہیں ہیں, اور پی ٹی آئی نے اس خوف سے کہ وہ ہار جائیں گے تو اس سے پہلے سے انہوں نے واویلا مچا دیا ہے کہ یہ پری پول ریگنگ اور ریگنگ کی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہار جائیں گے. سر ایسا ہی ہے؟ نمرا اگر یہ حالات ہوتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو لیونگ اپنا وہاں پہ جو ہمارا الیکشن تھا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے دیتے, لیونگ پلین فیلڈ دیا جاتا, وہاں پہ ہمیں ہمارا جو نشان تھا وہ ہمیں دیا جاتا. پھر ہم نے ایک اور الائنس کیا پارٹی کے ساتھ, اس کو بین کر دیا گیا یا اس کو انتخابی عمل سے دور کر دیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ جنہوں نے کمپین کرنی تھی ان کو روکا گیا, ان کو صوبہ بدر کیا گیا, ہمارے امیدواروں کو گھروں کے اندر بند کر دیا گیا. یہ گورنمنٹ کا رویہ تھا وہاں پہ. آپ خود اندازہ کریں کہ اس ماحول کے اندر یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس علاقے میں یا جی بی کے جو ووٹرز ہیں ان کو یہ کہنا کہ جی آپ تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے, تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی توہین ہے. جی بی ایک ایسا علاقہ ہے جو حساس ترین ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکساں نوعیت کے مواقع فراہم کر دیے جاتے. جو جیتا وہ یقیناً اس نے ڈیلیور کرنا تھا, پاکستان کے لیے ڈیلیور کرنا تھا, جی بی کی عوام کے لیے ڈیلیور کرنا تھا. وہ سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ماحول اچھے کی طرف جاتے, ماحول اچھا بنتا تاکہ ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں, وہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی. لیکن جیسا کہ 2024 کے الیکشن میں اس گورنمنٹ نے جو اپنے لیے مواقع پیدا کیے اور آج گورنمنٹ میں ہے, یعنی کہ فارم 47 پیدا کیے, تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہاں پہ بھی اگر یہ ماحول بنا تو آپ پھر ووٹرز کو کیا موقع دینا چاہتے ہیں, اپنا کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اب پھر تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بجائے اس پہ کہ اتنے اخراجات کیے جائیں یا اتنے جو ہے لوگوں کو ان کا پیسہ لگے یا یہ جو تگ و دو ہوتی ہے, یہ چھوڑ کے بس ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اب اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے ایسے ایم ایل اے, ایز اے ایم این اے, ایز اے سینیٹر, ایز اے ایم پی اے. تو باقی میرے خیال میں یہ پھر اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے جس میں لوگوں کو اپنا حق رائے دہی جو وہ استعمال کرتے ہیں ان کا وہ حق ہی نہ ملے. تو پھر ہم یہ کیا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ خرچہ ہی نہیں کرنا چاہیے, پھر تو آپ ویسے ہی اناؤنس کر دیں کہ یہ الیکشن کس کے نام ہے؟ یا آپ لوگ اتنے نا امید کیوں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ لوگ نہیں جیتیں گے؟ آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ نہیں جیتیں گے؟ نمرا ہم بالکل نا امید نہیں ہیں. اگر ہم نا امید ہوتے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب چیز ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود نشان چھین, جیسے میں اپنی بات کو ریپیٹ نہیں کرتا, سارے ہمیں یعنی کہ دیوار سے لگایا گیا, اس کے باوجود بھی ہم اس الیکشن پروسیس کا حصہ بنے جیسے بھی بنے. ہمارے امیدوار کا کسی کا نشان چھتری, مثال کے در کوئی ٹرانسفارمر پہ لڑ رہا ہے, کوئی ٹینٹ پہ لڑ رہا ہے, کوئی کس پہ لڑ رہا ہے, مطلب 24 کے 24 جو ہے وہ مختلف نشانوں پہ لڑ رہے ہیں, لیکن وہ ایک ہی امید کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. اور اسی پہ ہم جو ہے وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ جو ریئل مینڈیٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ہی رہے گا.
کہ لوگوں کا جو جذبہ ہے اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. اچھا ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر. چلاس کا میں رخ کروں گی, حلقہ ہے یہ جی بی کا, اور اس میں نون لیگ کے امیدوار ڈاکٹر محمد زمان کی گاڑی پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ فائرنگ ہوئی اور پھر انہوں نے براہ راست پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد دہشت گردی کا الزام لگایا ہے. آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. اب یہ جو ایک الیکشن کی کیمپین ہو رہی ہے اس کے آخری دن کے اندر اس طرح کے پرتشدد واقعات پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, اور یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن ٹیکٹکس ہو سکتی ہے, اور پیپلز پارٹی کے کارکن کو اپنے قائد کی طرف سے کبھی یہ اجازت نہیں کہ وہ دہشت گردی کا حصہ بنے, کیونکہ ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید وہ دہشت گردی کا نشانہ بنی ہے. تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعات جو بھی ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, دیکھا جائے, لیکن پیپلز پارٹی کے کارکن ایسا نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا تو وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتا. اچھا امجد صاحب, دیامر کے 174 پولنگ سٹیشنز کی اگر میں بات کروں ان میں سے 119 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے اور وہاں پہ سیکشن 144 بھی نافذ کیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کو اگر خدشہ ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر پولنگ ڈے پر انجینئرنگ کی جائے گی, جس کا ذکر بار بار پاکستان تحریک انصاف کر بھی رہی ہے, تو پھر اس مبینہ دھاندلی کو روکنے کا کوئی پلان بھی آپ لوگوں نے سوچا ہوگا, تو یہ کوئی پلان وغیرہ پہ کام ہوا ہے؟ دیکھیں, ایک پلان انسان کرتا ہے, ایک پلان میرے رب کرتا ہے. ہم اپنی پوری تگ و دو کوشش کریں گے, اور ہم اسی لیے تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے خدارا اسے نہ چھینا جائے. جو جس کے حق میں ووٹ دینا چاہتا ہے اس کو ووٹ دینے دیا جائے, اور جس کا حق بنتا ہے اسے اناؤنس کیا جائے, تاکہ لوگوں کو یہ میسج جائے کہ آپ کا حق نہیں چھینا جائے گا, آپ کا حق آپ کو دیا جائے گا, تاکہ لوگوں کے اندر جو احساس ذمہ داری ہے وہ بڑھے. پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ, اور ان کا جو بانڈنگ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو, تاکہ وفاق مضبوط ہو, پاکستان مضبوط ہو, پاکستان کی سیکیورٹی مضبوط ہو, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. آج جو مسائل ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں رہی, آپ کی اکانومی ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے وہ نمائندے جو جن کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ باہر بیٹھے ہیں. لیکن امجد صاحب مجھے جی اچھا مجھے کچھ حلقے بتائیے گا جن میں لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اچھی ہے یا نہیں ہے, اور بہت کانٹے دار قسم کا وہاں پہ مقابلہ نظر آتا ہے آپ کو. ہمارے جتنے امیدوار ہیں میں سمجھتا ہوں تمام کے تمام جو ہے, جس طرح لوگوں کا جوش و جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ریلیز نکل رہی ہیں, لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یوتھ باہر آ رہی ہے, اور لوگوں کے مطلب اس تمام تر گورنمنٹ کی فسطائیت کے ہتھ کنڈوں کے لوگ پھر بھی اپنے امیدواروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو بتا رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, ریلیز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ فتح حق اور سچ کی ہوگی, اور یہ الیکشن بھی ایک دفعہ پھر بتائے گا کہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہے وہ جیت چکا ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے, ہم نے دیکھا کہ کچھ لیڈرشپ اسلام آباد کے اندر موجود ہے اس وقت بھی, کچھ جی بی کے اندر ہے, کچھ جو اسلام آباد والی لیڈرشپ ہے اس نے جانے کی کوشش کی جی بی کے اندر, لیکن وہ وہاں پہ نہیں جا پائے, اور اس پہ اپوزیشن جو آپ کی اپوزیشن ہے یا جو حکومت ہے اس کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو ان کو فلی ایک گراؤنڈ دیا ہے جہاں پہ وہ پلے کر سکتے ہیں, اگر نہ ہوتا تو جو ان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے وہ کس طرح گئی ہے, جو لیڈرشپ وہاں پہنچی ان کے پاس این او سی تھا, جو نہیں جا سکے وہ این او سی نہیں تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے, اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ نمرا, پاکستان کا ہر کونا پاکستانیوں کے لیے میرے خیال میں کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے, اور اس کے لیے ان کو کیا این او سی چاہیے تھا. آپ پاکستانی ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کا علاقہ ہے, آپ نے جانا ہے. آپ نے خود دیکھا, میڈیا نے دیکھا کہ وہاں پہ گئے, اور پھر جس طرح ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا, اور مطلب یہ بھی میڈیا نے پاکستان کی تاریخ میں عجیب مطلب مناظر دیکھے کہ ایک ایسی جماعت جس کے جو وہ کیا پاکستان کی بات کر رہے تھے, پاکستان کی سلامتی کی بات کر رہے تھے, پاکستان کی مضبوطی کی بات کر رہے تھے. تو یہی باتیں ہیں نا, جو الیکشن پروسیس کیا ہے, آپ ایک مینوفیسٹو دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں جی ڈیولپمنٹ دوں گا, پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کروں گا, پاکستان کے لیے کام کروں گا, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے میں کھڑا ہوں گا. تو یہی ہوتا ہے نا. کوئی وہاں پہ امیدوار یہ تو نہیں کہتا کہ میں اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہوں گا. یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی پاکستانی کہ وہ پاکستان کی جو, کیونکہ
जी हम एक ब्रेक यहाँ पे शामिल करने लगे न्यूज़ टुनाइट में, फिर हम वापस आते हैं और इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं हम न्यूज़ टुनाइट में, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएंगे कल क्या देख रहे हैं आप, कोई इंतखाबात जो है वो ट्रांसपेरेंट किस्म के हो पाएंगे? ये जो 24 में से तकरीबन 266 उम्मीदवार वो आज़ाद के तौर पर लड़ रहे हैं, फिर मुक्तदर हल्के जो है उनमें ये बताया जा रहा है, नून लीग कह रही है कि हमारा बहुत असर और रसूख है वहाँ पे, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जीतेगी? मुझे लगता नहीं, पूरी कौम को लगता है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान का एक एक पत्थर बोल रहा है कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह मेजॉरिटी से आएगी और हुकूमत बनाएगी। अब अगर ये भी दानली वगैरह की गई तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने हर जलसे में वार्न किया है कि हमें साफ और शफाफ इंतखाबात दी जाए। अगर नहीं दी गई तो फिर पीपल्स पार्टी अपना लाएअमल पे चलेगी। आगे का लाएअमल हो सकता है, हम बजट में भी रुकावट डाल सकते हैं, हम एहतिजाज में भी जा सकते हैं, हम किसी भी सूरत दानली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अमजद साहब हमारे साथ मौजूद है। अमजद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मैं कश्मीर का रुख करूंगी, उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उनका ये कहना है कि जो मसाइल का हल है वो सिर्फ डायलॉग से निकलता है और 38 में से 35 मुतालिबात तस्लीम हो चुके हैं। अगर मुतालिबात तस्लीम हो चुके हैं तो फिर जो एक्शन कमेटी है उसको कलअदम क्यों करार दिया गया? सर, ये आज जो इक़दाम हुआ है इसको आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे? निमरा, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है, ये जो समाजी मसला है, ये जो सियासी मसला है, ये आइनी मसला है, ये हकूक़ की बात है। अगर बेहतर होता कि इसको बामी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बैठ के और इसका सियासी हल निकाला जाता, आइनी हल निकाला जाता, बेहतर था। क्योंकि आज़ाद कश्मीर हमारे लिए जो है वो बहुत ही अहम है। और जिसको कहते हैं ना, इंसान ख्वाब में भी गलतियां कर सकता है, लेकिन कश्मीर के मामले में हमें ख्वाब में भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्यों कि कश्मीर हमारी शाहराह है और कश्मीर बहुत ही हिसास इलाका है। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के मुशीरान हैं वो या तो इंतहाई बेवकूफ़ हैं, अच्छा। या वो पॉलिटिकल वे से काम नहीं करना चाहते। चाहिए ये था हमेशा जो पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं वो बार बार किए जाते हैं, आखिरकार इनमें से रास्ता निकल आता है। हम पहले ही बहुत मसाइल का शिकार है, ऊपर से अगर हम ये जो आज़ाद कश्मीर का मसला है इसके अंदर हम अगर इसको किसी और तरीके के साथ हमने हैंडल करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है कि इसका हल जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वो आईनी हल निकालें, कोई समाजी हल निकालें, कोई सियासी हल निकालें, आईनी तरीके के साथ निकालें और मिल बैठ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग हैं, इसमें आपके स्टूडेंट्स हैं, अवाम हैं, वही लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, तो ये आपके ही लोग हैं, तो आप क्यों ना इनके साथ बैठें? आखिर देखें, हम अगर जब तक नहीं बैठेंगे, एक दफा नहीं होगा, 2 दफा नहीं होगा, 3 दफा नहीं होगा, आखिर इसका कोई रास्ता निकल आएगा। बैठने से रास्ता निकलता है। चले मलिक साहब से पूछते हैं कि बैठे क्यों नहीं है। ये बज़ाहिर तो बता रहे हैं कि उनके तमाम तर मुतालिबात जो हैं वो सुने गए। मलिक साहब, आपकी हुकूमत है कश्मीर के अंदर भी, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ही सेड कि हमने जो डायलॉग किया उससे तमाम तर मामलात को हल किया गया है, मुतालिबात माने गए, तो सर फिर कलअदम करार देने की क्या ज़रूरत पड़ी है? यहाँ तक नौबत क्यों आई? देखिए जी, मैं चूँकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन में हूँ, यहाँ पर इंटरनेट का इशू होता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना हमें टाइम मिलता है कि हम उस की तरफ अपने आप को बाखबर रखें। तो चलें, आपसे फिर जीबी से मुतालिक ही सवाल पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर पहले जो ये जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, इनके ऊपर बहुत सी कदगनें लगाई गई हैं। हमने खुद भी देखा कि जो रहनुमा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जा रहे थे जीबी, उनको नहीं जाने दिया गया और जो कैंपेन है आप लोगों ने भरपूर अंदाज में की, लेकिन पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उनका ये कहना है कि हमें ये मौका नहीं मिला, तो ऐसा क्यों है? ये हुकूमत जवाब दे सकती है, PMLN की हुकूमत है, वो तो हमारे साथ भी धांधली करने जा रही है। ये उनसे सवाल उठता है कि उन्होंने इजाजत क्यों नहीं दी। अच्छा, तो
पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है कहीं पे? नहीं जी, हमारा कोई किरदार नहीं है। हम आईनी अहदों के ऊपर बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट में हम कहीं नजर नहीं आएंगे आपको, और ना फैसलों में। चलें, ठीक है। मलिक अजमत साहब आपने हमें ज्वाइन किया, अमजद न्याजी साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ब्रेक शामिल करते हैं और वापस जब हम आएंगे तो ईरान से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खबरें वो शेयर करते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। सबसे पहले हम ये बात करेंगे इस सेगमेंट में कि ईरान के जो सूरत हाल है वो उसी तरह से नज़र आ रही है हमें जिस तरह से कल थी। आज की डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर नकवी साहब वापस मोहसिन नकवी साहब पहुंच चुके हैं तेहरान, और बताया ये जा रहा है कि उनकी वहाँ पे अपने काउंटर पार्ट से भी मुलाकात होगी। उसके साथ ही टॉप लीडरशिप को उनकी तरफ से पैगाम पहुँचाया जाएगा जो पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से भेजा गया। तो ये कम्युनिकेशन इस पॉइंट पर बहुत सिग्निफिकेंट है। अब उसके साथ ही दूसरी तरफ ये भी मैं आपको कुछ सोर्सेस के ज़रिए बता रही हूँ, कुछ खबर जो कि लेबनान की तरफ से भी कुछ डेलीगेशन इस वक्त वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को उन्होंने अपना जो पूरी एक सिचुएशन है इजराइल और लेबनान के दरमियान उससे मुतालिक पाकिस्तान से अपने रिजर्वेशंस भी सामने रखे और अपनी बातचीत की है। और बज़ाहिर लेबनान जो है वो पाकिस्तान का किरदार चाहता है, उसका जो सीज़ फायर है और जो हालात हैं ओवरऑल उस सब के अंदर कि पाकिस्तान डील करे। अब ऐसे में देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से तेहरान को क्या पैगाम भेजा गया है, चूँकि जो डिबेट है वो तेहरान के दरमियान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुंजमद ईरानी असासों की बहाली और जो मुमकिना मुआहदा है उस पर पेशरफ्त की इत्तलात के दौरान सामने आ रहा है। तो देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान एज अ मीडिएटर अब तेहरान को किन पॉइंट्स पे कन्विंस कर सकता है, क्या पॉइंट्स पहुंचाए गए हैं और फिर उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। दूसरी तरफ हमें एग्रेशन भी दिखाई देता है। रिपोर्टेडली अमेरिका की तरफ से आज कुछ हमले देखने को मिले जिसके जवाब में ईरान की तरफ से कुवैत और यूएई पे एक बार फिर से हमले भी हुए। अब ये सब जो एस्केलेशन है, बज़ाहिर तो एक सीज फायर चल रहा है लेकिन ये एस्केलेशन क्यों हो रही है और ये किसको लीड करेगी। सो ये बहुत सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सालिक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। सालिक साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब सीज फायर की तरफ अगर देखा जाए तो वो उस तरह से बरकरार नहीं है, दूसरी तरफ जो मुआहदा होना है उससे मुतालिक भी कुछ हमें अपडेट उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए और लगे कि भाई अब कुछ होने जा रहा है। तो ये क्या हालात हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी ही कंफ्यूजिंग और बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तरफ एक सुपर पावर जो है वो अपनी शिकस्त को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। उन्हें इस पर कोई शक नहीं कि वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स अहदाफ जो लेके वो इस जंग को उन्होंने शुरू किया था वो हासिल नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने चंद मजीद कोशिशें की जैसे कि ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का और ईरानियन पोर्ट्स का, उसमें भी उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ इस जंग में वो ये है कि वो तनहा रह गया और उनके जो एलाइज हैं वो सारे के सारे उनको छोड़ गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त आएगा जब नेटो पर्टिकुलरली यूके अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर लिहाज से कोशिश की कि उनके एलाइज उनके साथ खड़े हों, उनकी हेल्प करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने में। चाइना तक उन्होंने रसाई हासिल की, रशिया को कहा कि कोई उनके साथ हो। अमेरिका जो है वो उसने अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज की, ट्रस्टवर्दीनेस लूज किया और अपने एलाइज को लूज किया। इसके अलावा जो है वो अपने फाइनेंशियल लॉसेस भी बेयर कर रहा है। और सबसे बड़ा जो अमर हुआ वो ये है कि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो ऑयल की सप्लाई चेन इफेक्ट होने की वजह से वो अंडर स्ट्रेस है। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को एक वॉर ट्रॉफी भी चाहिए, क्रिटिकल है उसके लिए, जिसकी बेसिस पे वो जस्टिफाई करे कि वो किस वजह से इस जंग में दाखिल हुआ था। और दूसरा बड़ा चैलेंज है इजराइल को रेन इन करना। जो है वो भी ही इज आल्सो कॉलिंग द शॉट्स। और मैं नहीं समझता कि इजराइल जो है वो टोटली अमेरिका के कंट्रोल में है। तो ये सारी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है। एक तरफ ईरान जो है वो इम्बोल्डेंड है क्योंकि उन्होंने जंग में वो अहदाफ हासिल नहीं करने दिए अमेरिका को, और वो समझते हैं कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे वो कुछ ना लूज करें जो उन्होंने जंग में हासिल किया है। अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर चाह रहा है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वो कुछ हासिल कर ले जो वो जंग में हासिल नहीं कर सका।
अच्छा सालिक साहब, इसमें जब ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो उसके दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का आज का एक बार फिर से हमने देखा कि तेहरान का अहम दौरा वो कर रहे हैं, जहां बताया ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप का खुसूसी पैगाम लेके गए और वो ईरानी सुप्रीम लीडर या अपने काउंटर पार्ट तक और दीगर उनकी जो ईरानियन लीडरशिप के साथ मुलाकातें होनी है उसमें वो पहुंचाएंगे। एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे आप क्या समझते हैं कि ये जो दौरा है ये किस नौयत का है, इसमें क्या पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है? नम्रा, मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रोसेस है, पीस प्रोसेस, ये अभी तक स्टॉल नहीं हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि ये सीज हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये एडमिशन की कि हमारी अभी भी रवाबत कायम है ईरान के साथ और वो मैसेजिंग जो है वो चल रही है। मेरे नज़दीक बहुत नज़दीक ये चले जाते हैं एक एग्रीमेंट के, फिर दोबारा से फासले बढ़ जाते हैं क्योंकि दोनों की जो कंडीशंस हैं वो बहुत हार्ड लाइनर हैं। ये जो मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है ईरान का, डेफिनेटली उसी का हिस्सा है। ईरान जो है वो अपनी कंडीशंस पाकिस्तान को कन्वे करता है, अमेरिका अपनी कंडीशन कन्वे करता है, पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन दोनों फैक्शंस के दरमियान में रिकन्सिलिएशन हो जाए। और मुझे तो इस सारे प्रोसेस में, जबकि आपने जिक्र किया कि अटैक्स भी हुए हैं, कुवैत के ऊपर भी अटैक हुआ है, बट ऑन द होल मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ये पीस डील हो गई है। बिकॉज आप यहाँ तक देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी कोशिश की है और वो हिजबुल्लाह के साथ उन्होंने डायरेक्ट रवाबत की है ताकि वहाँ वो जो क्रिटिकल एक कंडीशन है ईरान की कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, उसको भी अचीव करने की प्रेसिडेंट ट्रंप ने पर्सनल एफर्ट की है। तो ये सारी चीजें करती हैं कि कोशिश है और छोटे मोटे इश्यूज अभी भी बाकी हैं, वो अगर रिंकल आउट हो जाते हैं तो कोई बैद नहीं कि इन दोनों के दरमियान एक पीस डील हो जाए। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस डील कि इट इज गोइंग टू हैपन सूनर और लेटर, इनफैक्ट यू सेड कि बहुत जल्दी आपको लगता है कि ये होगी, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? देखिए, क्रिटिकलिटी जो इस वक्त है ना, क्रिटिकलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना। अच्छा, आपने देखा कि ये जो जंग शुरू हुई थी तो एक तरफ ईरान था, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, दो बायलेटरल था ये इशू। फिर ये ट्राइलेटरल बन गया जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया। एंटिसिपेटेड था कि ईरान इस तरीके से करेगा, तो ईरान ने पूरी दुनिया को इसमें ड्रॉ इन कर लिया। अब होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड। ये जो ऑयल सप्लाई जिस तरीके से इफेक्ट हो रही है, और मुझे लेटेस्ट तो नहीं पता कि पर बैरल क्या आजकल प्राइस है, बट लास्ट जो मैंने देखा था वो 98 तक पहुंच चुका था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये फ्लोर है और जो सीलिंग है दैट कैन गो अप टू 150 एंड 160। इस वक्त जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है इस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करने की, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं है बिकॉज उनकी जो ऑयल की सप्लाई है वो चल रही है, वेनेजुएला का जो रिजर्व है उनके लिए फॉल बैक है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रेशर अमेरिका के ऊपर आ रहा है और आएगा कि उसकी वजह से, उसके एक एक्शन की वजह से जो जस्टिफाइबल भी नहीं है, जो जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद एडमिट किया कि गलती थी ये अटैक करना। तो इस सारी सिचुएशन में एक ऑब्लिगेशन है अमेरिका के ऊपर कि वो जितनी जल्दी हो सके इस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करे और ताकि जो ऑयल सप्लाई है, एनर्जी की सप्लाई पूरी दुनिया को वो नॉर्मल कंडीशन में आ सके। अच्छा सालिक साहब, इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये कहा कि ईरान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो हमसे मुज़ाकरात कर लें, और जो हम कह रहे हैं यानी कि वो अगर मान ले उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ही आल्सो मेंशन्ड कि जो मिसाइल स्टॉक पाइल या फिर जो मिसाइल कैपेसिटी है ईरान की वो सिर्फ 20 to 30% इंटैक्ट है। इज दैट ट्रू? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातें हैं, वी शुड ऑलवेज टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, पर्सनल क्रेडिबिलिटी बहुत लूज की है। अच्छा, एक दफा वो कहते हैं कि मैंने ईरान का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया, उनकी लीडरशिप उड़ा दी है, फिर उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ईरानियन नेवी को मैंने जो है वो समंदर की तह में पहुंचा दिया, वही नेवी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसने सारा ब्लॉकेट किया हुआ है। ईरान ने अपनी जो कैपेबिलिटी है वो कुवैत के ऊपर अटैक करके, प्रेसिडेंट स्ट्राइक करके डिस्प्ले कर दी है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जाहिर है अपना बीइंग अ सुपर पावर, ये सारी चीजें वो एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते। तो वो इसी तरह के नैरेटिव होंगे जो कि मेरे नजदीक एक विश लिस्ट होगी, बट रियलिटी से कहीं दूर होंगे। देखिए, ईरान ने बहुत बड़ी हिम्मत की है कि एक सुपर पावर को उसने नाको चने चबवाए हैं और उसने जो अपना तरीका अपनाया
उससे कॉस्ट ऑफ वॉर को बढ़ाया, एलाइज को ब्रेक अवे किया अमेरिका से, और अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी मल्टीपल डोमेन में, लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरफोर्स में, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में, एयर डिफेंस सिस्टम्स में, सारी जो है वो उसका बैलून जो है वो डिफ्लेट हो चुका है. सो इस वजह से ये कहना कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल है इट कैन बी अ विश लिस्ट बट इट इज़ नॉट द रियलिटी. अच्छा, वैसे हम रिसेंटली ये भी देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ कुछ ड्रोन फायर हुए, यही जो मैं बात कर रही थी कि सीज फायर की एस्केलेशन देखने को मिल रही है. रिपोर्टेडली अमेरिका की तरफ से उसका आगाज़ होता है, फिर उसकी तरफ से ईरान की तरफ से रिटेलिएशन सामने आती है. अब ड्रोन्स फायर हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कुछ रेडार मकामात को निशाना बनाने की कुछ खबरें आती हैं. पासदारान इनकलाब ने उसमें ये धमकी दी कि अगर अमेरिका कार्रवाइयाँ बंद नहीं करता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और फुली तौर पर एक जवाब दिया जाएगा अमेरिका को. अब ये मुझे बताएं कि ये एक अहम तरीन तजारती रास्ता जो एक ऑलरेडी चोक्ड है, उसको मजीद मुकम्मल तौर पे बंद करने की ये जो बात की जा रही है आरजीसी की तरफ से, इज इट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल फॉर ईरान टू डू दैट? देखिए, ईरान जो है वो अभी तक डिफाइंड है. ईरान जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है और ईरान एक अपनी सेल्फ एश्योरेंस डिस्प्ले कर रहा है. अगर ईरान की तरफ, जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चन में प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात आपने कोट किया, अगर एक्चुअल इस तरह की रियलिटी होती तो इस वक्त ईरान वुड हैव बीन बेगिंग फॉर अ पीस डील. जो ऑन ग्राउंड इंडिकेटर्स देखते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं लगता. 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरानियन एक आइलैंड के ऊपर और एक दूसरा जो है वो उनका जो मिलिट्री कंपाउंड है उसके ऊपर स्ट्राइक किया है और ईरान ने बदले में पर स्ट्राइक किया है. तो ईरान टिट फॉर टैट वाली डोमेन में चल रहा है, जितना होता है उतना वो जवाब देता है. बाकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका ब्लॉक होना जो है वो डेफिनेटली ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है और करेगा. और मेरे नज़दीक अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जल्दी किसी टर्म के ऊपर नहीं आते तो ईरान के पास डेफिनेटली पूरी कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दे, और मेरा ख्याल है अभी भी ब्लॉक है. और will pinch America a lot and the world. अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ ये भी समझाएं, ये जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, इस पे सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद किया जाएगा, बल्कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई साहब, वो ये कहते हैं कि अगर नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट नहीं किया जाता अमेरिका की तरफ से तो ईरान इस जंग को बहरे हिंद, फिर बहरा अहमर और बहरा रोम तक भी इसको फैला दिया जाएगा. मुझे ये बताएं कि ये कितना पॉसिबल नज़र आता है आपको, ये जो धमकी दी जा रही है कि ये कितनी संजीदा हो सकती है, ईरान इतने मैसिव लेवल के ऊपर जाके इस जंग को फैला दे? देखिए, ये जो सिचुएशन है जहाँ पे कि बड़ी वॉर तो कोई स्टेलमेट आ गया, उसमें कोई एज सच रिजल्ट नहीं निकला. कॉम्प्रिहेंसिवली हम कह सकते हैं कि ऑन द होल ईरान ने बीइंग डिफेंडर अग्रेसर को डिनाई किया कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके. इस सिचुएशन में नाउ दे आर ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल. दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर कोई कंसेशन हासिल कर सकें. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो कि ग्लोबल कॉमन है, वो ईरान को भी मेरी असेसमेंट में पता है कि वो उसको परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि इसके अलावा और बड़ी इम्प्लीकेशन है उसकी. लेकिन उसने अपने लिए एक लेवरेज क्रिएट किया है कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की कंडीशन पे कुछ और हासिल कर सके. Having said that, अमेरिका अभी भी अपनी हरदर्मी पे कायम रहता है और उसकी डिमांड अगर रीजनेबल नहीं होती और वो दोबारा से रिज्यूम करते हैं ऑपरेशंस को, जिसके चांसेस मेरे नज़दीक कम है क्योंकि अमेरिका के पास ऑप्शंस कोई नहीं. प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं कि ईरान के पास ऑप्शन को नहीं, मैं कहूँगा कि अमेरिका के पास ऑप्शन को नहीं. अमेरिका की एक ऑप्शन थी बूट्स ऑन ग्राउंड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े स्वेयर हैं. दूसरी ऑप्शन न्यूक्लियर की है, वो दैट इज अनथिंकेबल. दोबारा से अगर वो एयर स्ट्राइक शुरू करते हैं तो क्या हासिल कर लेंगे जो वो पहली दफा नहीं हासिल कर सके. सो अगर दोबारा इस तरह की चीज होती है तो डेफिनेटली ईरान ने जिस तरह कहा है कि वो बाबल मंदब को भी चोक कर देगा और बाकी जो उसमें भी तो एक खतरा है कि ये आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर ले, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस सारी चीज को अफोर्ड कर सकता है.
अच्छा, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड्स है, मुझे ये बताइएगा कि बताया ये जा रहा है रिपोर्टेडली कुछ लेबनीज लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान वो आए और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर उस वाले मामले के अंदर भी किरदार अदा करे, एंड जो लेबनन की हुकूमत है वो चाहती है कि पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बात की जाए। ऐसा कुछ है और इसमें पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है लेबनन वाले मामले पर? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि तमाम जो पीस डिजायर कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है। इजराइल को तो डेफिनेटली हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे, बट थ्रू अमेरिका वी कैन अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, और मेरा ख्याल है कि हमारा ठीक है। मोहम्मद सारिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने की। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा बासी से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।